हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले एग्जाम्स के लिए आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए फ्रेंड्स, ताकि आप इस बार एक सिलेक्शन ले पाओ, एक सीट पक्की कर पाओ। तो बेसिकली जिस तरह से हमारा रेगुलर क्लास चल रहा है मैथ्स और रीजनिंग का, तो आज हम इस वीडियो में भी रीजनिंग और मैथ्स लेकर आए हैं। ऑफलाइन क्लासेस बंद होती है, ऑनलाइन नहीं, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को कि कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मैथ्स के क्वेश्चन से। और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के वीडियो को ज़रूर देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं, तो अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एक मिश्र धन मूलधन का 300% हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको क्लियर हो गया कि मिश्रधन जो हो रहा है वो मूलधन का, यानी अगर हमारा मूलधन जो है, अगर हमारा मूलधन P है तो मिश्रधन क्या हो रहा है, मिश्रधन आपका हो जाता है कितना, मूलधन का 300%। तो मूलधन का 300%, ठीक है, ये हम समझ लेते हैं, यानी कि आपका 3P हो जाता है, राइट। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि जब दर 10% वार्षिक है तो बताइए समय कितना होगा। तो सिंपल सी भाषा में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, उसी पे इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपको पता है। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को हटा दूंगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है, बाकी को ज्यों का त्यों रखते हैं। रेट 10% है, टी हमें नहीं पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका मिश्रधन 3P है, तो 3P में से अगर एक P को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 2P, बराबर में P गुने 1/10 और गुने में T। P से P यहाँ पे खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T का मान कितना 20, यानी कि 20 साल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी पे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक 8 अंकीय संख्या, ध्यान से समझेंगे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 8 अंकीय संख्या है जो कि इसमें क्या क्या है, 14y 6x 344, ठीक है 344, और ये 88 से विभाज्य है। तो बताना है हमें 88 से ये पूरी तरह से कटता है, तो हमें बताना है क्या कि 4 × x + y का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हमने इसके बारे में बात किया था, इस तरह के प्रश्न, यानी 88 से कट रहा है तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि किससे किससे कटेगा। 11 × 8, यानी कि 11 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। 8 से कटने का रूल क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। तो 8 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 8 चौका 32, 2 और 4 8 तरीके 24, बिल्कुल सही है। यानी 8 से ये कट जा रहा है तो बिल्कुल सही है कि हम 11 × 8 ले सकते हैं। अब बात आती है 11 से घटाने की। तो 11 से घटाने का रूल क्या होता है कि सम के स्थान पर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ लेते हैं, विषम स्थान पर जितनी भी संख्या है उनको जोड़ लेते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे 4y 6x 344, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 से, इसके बाद यानी 4 में 3 जुड़ेगा, 3 में आपका ये 6 और इसके बाद कुछ नहीं, यानी कि 4 + 3 + 6 + 4 ये ऐड होगा। और बराबर में क्या करते हैं, बराबर में यहाँ पे देखिए ये आपका 4x और ये y और ये x, यानी कि 4 + x + y + 1 ये हो जाता है। तो कितना हो जा रहा है, 4 4 10 और 6 16 और 3 19, बराबर में कितना हो जा रहा है, बराबर में आप कहेंगे, ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं फिर से। 14y 6x 344, ठीक है। तो 4 3 7 7 6 13 और 4 17, तो यहाँ पे मैंने 19 कैसे किया, तो देखिए अच्छा ठीक है 17 होगा, 17 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या, इस यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 + xy हो रहा है, 5 + xy हो रहा है, यानी हम अगर हम इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, xy का जो वैल्यू होगा वो आपका 12 के बराबर है, 12 के बराबर है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये हुआ कि हमें तो यहाँ पे पूछा ही जा रहा था कि बताइए कि 4 × x + y का मान क्या होगा। तो हमने xy मान 12 निकाल ही लिया, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 4 × 12, 12 चौका 48, यानी कितना का मान 48 हो जाएगा। ऑप्शन हम डायरेक्ट ए पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को समझ लीजिएगा कैसे करना है, इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चंस में कराया हुआ है, आप उसको भी सॉल्व करिए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब बात हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की करते हैं तो वहाँ पे इस तरह के प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी एक व्यापारी को 5% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य उसका 300 रुपये है तो बताइए अंकित मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है उसका 300 रुपये है, राइट।
देखिए इसके लिए एक हमारा रिलेशन भी होता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे इसको करेंगे। जब हमारा क्रय मूल्य 300 रुपया है तो, और यहाँ पे 5% का लाभ कमा रहा है, तो यानी जब सेल कर रहा होगा 5% लाभ, यही तो है ना कि सेल कर रहा होगा, तो 105 बटे में 100, तो यहाँ पे करेंगे 00 से 00 यानी कि 315 हो जाएगा। ठीक है, 315 बेच रहा होगा 315 में। ठीक है, जब 315 में बेच रहा है तो आपको ये रिलेशन मैंने बताया था कि एस पी इंटू मार्केट प्राइस, जब डिस्काउंट परसेंट दिया था किस पे, अंकित मूल्य पे, तो डिस्काउंट परसेंट बाई 100, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो 315 तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस निकल चुका है। ठीक है, 315। उसके बाद मार्केट प्राइस हमें नहीं पता है, पूछा ही जा रहा है कि अंकित मूल्य बताइए कितना है, मार्केट प्राइस x, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है जो कि 10% का, यहाँ पे मैंने कर लिया, 10 से 10 खत्म। अगर इसको मैं कटाता हूँ तो कट जाना चाहिए, 9 तिहाई 27 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 और 5, 9 पच्चे 45, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 35 गुने 10 यानी 350। ये बन गया इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, एक रिलेशन होता है डायरेक्ट हमारा क्या क्या, अगर मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसको समझिएगा, एक रिलेशन किसको हम यहाँ पे जो कि यूज़ करेंगे। एक तो आपका डिस्काउंट परसेंट होना चाहिए जो कि ऑलरेडी यहाँ पे 10% दिया गया। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए जो कि ऑलरेडी ये भी 5% दिया गया, और एक सीपी होना चाहिए जो कि वो भी हमारे पास 300। और हमसे जब पूछा जाता है मार्केट प्राइस, तब हम यहाँ पे यानी इन 4 चीज़ों में कोई भी एक चीज़ पूछा जा सकता है। 3 चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ पूछा रहेगा, तो हम एक रिलेशन को लगा सकते हैं। और वो रिलेशन कुछ हमारा इस तरह से बनता है डायरेक्ट, जैसे कि CP बटे MP करते हैं, CP बटे MP, तो ऊपर में हमारा डिस्काउंट परसेंट और नीचे हमारा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करिए। ऊपर में 300 रखता हूँ मैं, नीचे हमारा MP हमें निकालना है मार्केट प्राइस, डिस्काउंट 5 है तो यानी 95 कर लेंगे, और प्रॉफिट कितना है, सॉरी डिस्काउंट 10% का है ना, तो यहाँ पे ऊपर में 90 करेंगे, और प्रॉफिट 5 है तो यहाँ पे 105। राइट, अब यहाँ पे देखिए इसको कटाते हैं, 10 से 10 खत्म, कट जाना चाहिए, 3 से कटाते हैं, 3 तिहाई 9, ये हो गया आपका। इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी की 10, और 5 दूनी कैसे कर रहा हूँ, 35 तिहाई 105 है ना, 35 तिहाई 105, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी मार्केट प्राइस कितना, 35 गुने 10, तो 35 गुने 10 आ गया कि नहीं, 350। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि ये आपका एक कॉन्सेप्ट मेथड हो गया, और ये आपका एक ट्रिक होता है जहाँ पे हम इस चारों का रिलेशन देखते हैं। ये रिलेशन अगर आपको पता रहेगा तो इतना ना करके आप डायरेक्ट वहाँ पे पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा ही सवाल है। देखिए सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए कि 2 ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, और मैं आपको बता चुका हूं कि जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो उनके चालकों को हम लोग घटाते हैं, और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तब हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यानी कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएगी तब हम वहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 ट्रेन है एक ही दिशा में क्रमशः 65 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तेज़ ट्रेन वाली तेज़ चाल वाली ट्रेन धीमी चाल से चल रही ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो बताइए कि तेज चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी मान लीजिए कि पहले जिसका स्पीड ज़्यादा है वो ट्रेन पहले कवर यानी कि पार करेगा, तो उसको मान लीजिए कि एक ट्रेन, किसी भी एक ट्रेन को मान लीजिए L। ठीक है, ये समझिएगा बस L जो लंबाई है, और चाल क्या है, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी सापेक्ष चाल कितना, 65 में से हम लोग घटा लेंगे, 65 में से 45 को घटा लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपका सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे 5/18 से गुना करके, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से, तो मैंने 5/18, 18 आपका ऊपर में चला गया। ठीक है, ये 18 से 18 खत्म हो जाएगा, यानी 1 बराबर कितना, L बटे कितना, ये आपका नीचे 20 गुने 5, यानी L का मान यहाँ पे आप कहेंगे कि 100 होगा। ठीक है, यही हो गया, यानी जो तेज चाल वाली ट्रेन की लंबाई होगी वो 100 मीटर की होगी। यहाँ पे राइट आंसर डी पे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल भी काफ़ी अच्छा है, तो ध्यान से इसको कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा कि 2 संख्याओं का अंतर 147 है, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाए और छोटी संख्या में 17% की वृद्धि की जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक संख्या है जिसमें हम लोग मान लीजिए कि 100, अब प्रतिशत की बात की जा रही है तो 100 मान लेते हैं। तो अगर एक संख्या क्या है, मूल संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या है जिसमें 4% की कमी की जाती है, तो वो 96 हो जाता है,
और अगर रेशियो देख लेते हैं, और छोटी संख्या में 17 की वृद्धि की जाती है, तो 100 में अगर 17 की वृद्धि तो 117। यहाँ पे अगर इन दोनों को रेशियो को और छोटा करना चाहे तो 32 तिहाई हो जाता है 96, और 39 तिहाई हो जाता है कितना 117। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में था अंतर, यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना, यहाँ पे 7 यूनिट का अंतर होगा। 7 यूनिट का अंतर कितने के बराबर 147, क्योंकि क्वेश्चंस में दो संख्याओं का अंतर हमारे पास दिया गया 147, तो 7 यूनिट बराबर 147 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा भैया, 1 यूनिट बराबर आप कहेंगे जो कि 21 के बराबर होगा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी 1 यूनिट 21 के बराबर है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो भाई बड़ी संख्या हम यहाँ पे देख ही सकते हैं, बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या यही है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, 39 में 21 से गुना कर लीजिए। 39 में 21 से गुना करेंगे तो ये हमारा बड़ी संख्या निकल जाएगा, बड़ी संख्या। लास्ट में 9 आना चाहिए, देख सकते हैं ऑप्शंस में। चलिए गुना करते हैं, लेते हैं 39 और 21 को गुना करेंगे तो कितना 39 और 9 दूनी की ये आपका 78, तो 9 हो गया, 8 3 11 7, यानी कि 819। 819 यहाँ पे आपका एक बड़ा हो गया, तो दूसरा 819 वाला कौन सा है, देख सकते हैं 819 वाला दूसरा कौन सा है, 819 के साथ साथ 672, यानी एक संख्या आपका होगा एक 819, तो दूसरा 672, यही हो गया। और इन दोनों का अंतर भी आप देख सकते हैं, घटाएंगे तो आ जाएगा 147। 7 9 में से 7 2 गया 7, यहाँ पे देखिए बचा कितना 10, हाँ ठीक है 11, 11 में से 4 गया तो 7 गया तो 4 और 1, 147 आपका आ जा रहा है, जिस तरह से क्वेश्चंस में बोला गया था। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप समझेंगे तो मतलब क्या ही बताऊं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ए बी और सी 3 है त्रिभुज की भुजा है, और इसकी माध्य उसी तरह से यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका इधर आएगा और यहाँ वाला जाके इधर मिलेगा। तो कुछ इस तरह से मान लीजिए कुछ भी कि ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है। और इन्हीं की लंबाई हमारे पास दी गई है, जैसे कि 18 24 और 30, 18 हो गया, 24 हो गया और ये 30, मतलब किसी एक क्या दिया गया, इस तरह से समझ लीजिएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं क्या है, डायरेक्ट हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए अगर एक त्रिभुज की भुजा दी रहती तो हम वहाँ पे हीरोन का फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते थे, ठीक है, वो तो आपको पता है। लेकिन अगर माध्यिका की लंबाई दी जाती है तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पर भी हीरोन का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर निकालने का भी तरीका वही है, जो आपका माध्यिका दी गई है उन्हीं को हम जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे सेमी पैरामीटर एस बराबर क्या होगा, 18 + 24 + 30 बटे में 2, ठीक है, यही हम निकालते हैं। जैसे आपको पता है ना कि ये भुजा होता है तो ही हम करते हैं, लेकिन माध्यिका कंडीशन में भी आपका सेमी पैरामीटर इसी तरह से निकाल लेते हैं, अर्ध परिमाप। तो 18 24 और 30 भाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये टोटल आपका 72 बटे 2 यानी कि 36। ये 36 हमारा हाफ कह सकते हैं सेमी पैरामीटर निकल गया एस। अब यहाँ पे जो इसका डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है, अगर माध्यिका दी जाती है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको समझिएगा 4/3 इंटू, बाकी आपका सेम चीज़ वही रहेगा जिस तरह से हम लोग निकालते हैं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बस यही वाला फार्मूला आपको यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पे लगाना जो कि अंडर रूट में होगा, ठीक है, अंडर रूट में होगा, यही हमारा होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 4/3 करते हैं और अंडर रूट तो है ही। एस का मान 36 आया, 36 में से अगर एस माइनस ए करते तो 18 यहाँ पे आ जाएगा। एस माइनस बी करते हैं तो 36 में से 24 जाएगा तो 12, और फिर एस माइनस 3 यानी कि 6, ठीक है। तो 4/3 यहाँ पे करते हैं, 36 छक्के 216, इसे करेंगे नहीं, 36 का देखो, चलो सबसे पहले तोड़ लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। 6 × 6, 6 × 3 कर लेते हैं 18 के लिए, और 4 3 12 होता है तो 4 × 3 कर लेते हैं, और ऊपर में 6 से फिर से 6। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 6 है, तो 4 6 का मतलब 2 6 बाहर निकलेगा, रूट है तो। उसके बाद 2 3 है तो 1 3 बाहर और 4 के लिए 2, ठीक है। 3 से 3 खत्म, 6 6 का 36 दूना 72, 72 चौका कितना 288, 288 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया, जो कि हम ऑप्शन ए में देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तब तक यार वीडियो को लाइक वगैरह करो, लाइक करो, शेयर करो, और इतने लोग आप देखते हो कि क्या बताएं, आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, मज़ा नहीं आता, शेयर किया करिए। देखिए एक दुकानदार
40 किलोमीटर नहीं 40 रुपये प्रति लीटर की कीमत से कम गुणवत्ता वाले वनस्पति तेल को 80 प्रति लीटर वाले सूरजमुखी के परिष्कृत यानी कि रिफाइंड तेल के साथ क्रमशः 2:3 के अनुपात में मिलाता है। यदि वह इस मिश्रण को 100 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो बताइए कि उसका प्रतिशत मतलब क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो चलिए मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य जो खरीदा होगा, जैसे कि सीपी जो मान लेते हैं क्या है, 40 रुपये प्रति लीटर वाला कितना का रेशियो में खरीदा है 2, और अच्छा रिफाइंड वाला जो है 80 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 3, यानी टोटल कितना उसका क्रय मूल्य हो गया होगा 80 और यहाँ पे 8 तरीके 24, ठीक है। तो टोटल 320 रुपये हम मान लेते हैं ये हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि जब वो सेलिंग कर रहा है तो दोनों के अमाउंट का यानी कि 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 यूनिट जो था 5 यूनिट को किस हिसाब से बेच रहा है 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, यानी 500 रुपये में बेच रहा है। तो अब तो सिंपल हो गया ना कि 320 रुपये में खरीदा है 500 रुपये में बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा कितना। तो प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट 180 बटे में हो जाएगा जो इनिशियल हमारा होता है क्रय मूल्य वो, और नीचे में आपका 100, 1 0 से 1 0 खत्म, और इसको घटाते हैं तो ये आपका 9 नीचे 16, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 9 225 बटे में 4, और इसको आप कटाओगे तो पॉइंट्स में जाएगा 56.25 यहाँ पे करेक्ट आंसर है 56.25। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद आगे है और अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए कि एक परीक्षा में 65 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत जो कि 28 है और उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 32 है, तो अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत 12 दिया गया। तो हमें बताना है कि उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या कितनी है। यानी यहाँ पे 2 चीज़ तो है, एक उत्तीर्ण हुआ है एक अनुत्तीर्ण हुआ है, और दोनों का मिलाकर के औसत भी दिया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो पास हो गए और एक फेल हो गए। ठीक है, एक पास वाले और फेल वाले। पास वाले का औसत कितना दिया गया, उत्तीर्ण वाले का औसत 32 है और फेल वाले का औसत कितना है 12 है। दोनों का औसत कितना है, टोटल जो छात्र थे टोटल का औसत 28 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनका घटाते हैं तो कितना निकलेगा, घटाएंगे तो 16 और यहाँ पे घटाएंगे तो कहेंगे 4, यही तो है ना 4, 8 है 4 32। तो ये अगर रेशियो देखें तो कितना 4:1, 4:1। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये पास होने वाले हैं और ये फेल होने वाले हैं, पास होने वाले फेल होने वाले। टोटल संख्या कितनी थी भैया, टोटल संख्या इनकी कितनी थी 65 छात्र थे। 65 छात्र में से ही जो कि पास हुए या फेल हुए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पास हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या, तो ये उत्तीर्ण वाले हैं और ये अनुत्तीर्ण वाले, ये फेल वाले हैं। तो पास वाले को ऊपर रखते हैं और टोटल यूनिट जो कि नीचे हम 4 और 1 5, तो 13 5 65 और 13 चौका 52, यानी कि 65 में से 52 जो छात्र थे वो पास हुए हैं। यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो 52 छात्र पास हुए हैं, बाकी जो रेस्ट 13 छात्र हुए वो फेल हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चंस देखिए। √5 + 1 का स्क्वायर बराबर a + b √5 दिया गया। हमसे बताना है a और b का मान क्या होगा। बस यही है, जो कि a का मान b से बड़ा आना चाहिए। तो कुछ नहीं, सिंपल सा, जो कि यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b² + 2ab, 2ab बराबर में a + b √5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और √2 + 6 + 2 √5 a + b √5। और आपने ये चीज़ 10th क्लास में पढ़ा होगा कि इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। यानी a का जो वैल्यू होगा वो 6 के बराबर होगा और जो b का वैल्यू होगा, यानी कि देखिए ये जो चीज़ है इसके बराबर है। तो 2 √5 बराबर 6 √15, 6 नहीं यार b है ना, 6 √5। तो √5 से √5 खत्म, यानी b का मान यहाँ पे 2। प्रश्न में तो यही है ना कि a और b का मान, और a जो होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये फॉलो भी कर रहा है, a 6 है b 2 है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6 और 2, 6 और 2 ऑप्शन ए पे जा सकते हैं, राइट। इसके बाद अगला प्रश्न एकदम सिंपल सा, लेकिन अगर आप सोचोगे तब, नहीं तो फिर आप इसमें लग जाओगे तो बनाओगे, लेकिन वो कोई बनाने का मतलब नहीं रह जाता जब तक आप इस तरह से नहीं करोगे। अगला प्रश्न है कि x + 1/x का मान 1 दिया गया, सॉरी 1 नहीं 2 है, और हमसे पूछा गया कि x³ + 1/x³ का मान बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान से समझोगे तो 2 तरह से करेंगे। पहला चीज़ तो एक तो आपका फार्मूला हो गया, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, क्यूब करके आप फार्मूला बैठा करके a + b का होल क्यों निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज़ बताया कि अगर x + 1/x बराबर k दिया रहता है, तो अगर हमसे पूछे कि x³ + 1/x³ का मान बताइए, तो हम वहाँ पे करते हैं कि k³ - 3k,
ठीक है, के क्यूब माइनस 3k। तो k का मतलब क्या है, ये वाला चीज़ हो गया। तो 2 के पावर क्यूब माइनस 3 गुने 2 करेंगे तो 8 माइनस 2 8 माइनस 6 बराबर 2 आएगा। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 2 हो जाता है। अब एक चीज़ आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो मैंने सेटिस्फाई करा रहा हूँ। देखिए x का मान अगर मैं 1 रखता हूँ, x का मान 1 रखता हूँ तो 1 प्लस 1/1 यानी कि ये भी आपका 2 आ रहा है। जब ये 2 आ रहा है तो क्यों ना x के जगह पे हम 1 ही रख ले। तो x के जगह पे आप 1 रख के देखिए, x के जगह पे 1 रख के देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। x प्लस 1/x बराबर यानी कि 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलता कि इस प्रश्न को आप 5 सेकंड में सॉल्व करिए तो भी आप कर सकते थे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। यानी इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। इस तरह से सिर्फ वैल्यू को पुट करके एक बार जरूर चेक किया करिए। जब भी अलजेब्रा की बात आती है तो वहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब 5 से 10 सेकंड का टाइम देकर के जरूर सोचिए कि क्या कोई वैल्यू को पुट करके हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो समझिए कि वो वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या अगला प्रश्न में मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको बस विद इन 3 सेकंड में करना है, विद इन 3 सेकंड। जब क्वेश्चन लिख दूंगा उसके बाद 56 प्लस फिर से √56 और प्लस डॉट 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 इस तरह से। चलिए अब आपका समय 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 सेकंड में इस राइट आंसर आना चाहिए। 1 2 3 4 और ये आपका एक हो गया 5। तो अगर आपने राइट आंसर निकाल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप फेल हो चुके हैं, ठीक है। चलो फेल नहीं कहूँगा, आप लोग यार टैलेंटेड हो, फेल नहीं कहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अगर मैंने 5 सेकंड बताया तो बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 आपका माइंड में आ जाना चाहिए था। कैसे, तो बस इस चीज़ को ध्यान दिया, अगर साइन प्लस है तो बड़ा वाला साइन होगा यानी कि गुना, 8 7 56, 8 7 56। अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहता तो 7 हो जाता। बस यही ध्यान देना है। कैसे होता है यूँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे 8 और 7 ही क्यों लिया, 8 7 56 होता है, ये मैंने लिया है। लेकिन क्यों, वैसे ही हम लोग डिजिट को फाइंड आउट करेंगे जिनका अगर हम देखें क्या कहते हैं उसको, सअभाज्य संख्या, यानी सअभाज्य संख्या ही को पिक करेंगे। को प्राइम फैक्टर जिसको कहा जाता है, जिनका HCF क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। वैसा ही हम लोग यहाँ पे 2 संख्या को उठाते हैं जिनका गुणनफल 56 आना चाहिए और उनका HCF 1 आना चाहिए। उसी तरह से नंबर को पिक करेंगे, ठीक है। जैसे अगर रूट में अगर हम देखते हैं, देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये आपका पास प्रश्न रहता, ये प्रश्न रहता तो क्या करते, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए था। जल्दी से, जैसे भी बताया तो 3 दूनी 6 करेंगे, क्योंकि ये 3 और 2 दोनों का HCF क्या होगा, दोनों का HCF भी हमारा 1 ही होगा। इसी तरह के नंबर में पिक करना है, और प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा और माइनस का साइन रहता है तो छोटा वाला। लेकिन ये तो बात होगी आपका लॉजिकली, जो कि हमें राइट आंसर गेस कर लेना है। लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या है, तो चलो कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट को कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को हटाते हैं। राइट आंसर तो आपको पता चल गया कि 8 आएगा। कैसे आता है, यानी मान लेते हैं कि ये x बराबर हमारे पास दिया गया, तो x का मान क्या है, रिपीटेड हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 56 के बाद हम x रख सकते हैं, क्योंकि यही x पूरा वैल्यू है। या ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये x जो है वो मान लें कि पूरा वैल्यू दे रहा है, सीरीज आपका कंटिन्यू चल रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इतना के जगह पे भी तो x ही है ना, तो ये x रख देता हूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं रूट को इधर लाऊंगा तो x² बराबर 56 इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहा है। x को मैं इधर लाता हूँ, यानी x² माइनस x माइनस 56 बराबर में 0। बस आप इसको तोड़िए, तो तोड़ेंगे कैसे, x² माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 बराबर में 0। यानी x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या निकल जाएगा, x प्लस 7 और इंटू में x माइनस 8। तो x का मान -7 होगा और x का मान 8 होगा, तो प्लस वाला साइन यानी 8 हो गया। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको करना कुछ नहीं है। जब इस तरह के प्रश्न दिखे तो डायरेक्ट आप प्लस माइनस चेक कर लीजिए और यहाँ पे उस तरह के 2 नंबर को ढूंढिए जिनका गुणनफल आपका 56 है और साथ में उनका HCF 1 आना चाहिए। तो 7 8 56 होता है, जैसे 6 का 3 दूना 6 मैंने बताया। बस कुछ करना नहीं है, ये हो गया राइट आंसर। चलिए, इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धनराशि 12 सही 1/2 यानी 12.5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है और उस पर लागू साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि रेट % बराबर हम निकालते हैं n-1 इंटू टी गुने 100। बस यही होता है आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट के साथ फॉर्मूला लगता है। n क्या मतलब, गुना, कितना गुना। देखिए
3 गुना कह रहे हैं तो 3 माइनस 1 और टी कितना है 12, 12.5%, 12.5 वर्ष, तो 12 दूनी 24 एक 25, तो 25/2, लेकिन 2 आपका ऊपर में चला जाएगा क्योंकि थर्ड बटा ऊपर में, 25 चौका 100, यानी कि 2 दूना 4, 4 चौका 16 वर्ष, यहाँ पे 16 वर्ष नहीं रेट है तो 16% हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि रेट दिया रहेगा, टाइम आपसे पूछेगा, तो बस यही फॉर्मूला को यूज़ कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 रीजनिंग का सवाल है, 6, 18, 66, 258 और हमसे पूछा गया बताइए कि क्या होगा। करिए, कैसे कर सकते हैं, क्या है इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या कह रहा है कि अगर 2 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 का प्लस 1, 4 का पावर में 1 प्लस 2 करते हैं, तब तो 6 आ जाना है ना, बिल्कुल सही। उसके बाद अगर हम 4 का स्क्वायर प्लस 2 करें तो भी 18। अब यहाँ पे आपको सीरीज चल गया होगा, 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4, 4 के पावर 5, तो 4 के पावर 5 के प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1024 प्लस 2 यानी कि 1026, 1026 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 1026 ऑप्शन डी पे जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, चलो इसको हटाते हैं, यहीं पे करते हैं सॉल्व, नहीं यहाँ पे मैं करूँगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है, समझिएगा पहले कि प्रोटीन को क्या लिखा जा रहा है, PROTIEN, प्रोटीन के लिए QSQUGKO, ठीक है, P के लिए Q, R के लिए S, O के लिए Q, OPQ, अच्छा TUIJI, अच्छा TEIN ना, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, TEIN होगा, सॉरी। चलिए देखिए कैसे आप समझ में आ गया क्या किया गया। अल्फ़ाबेट में अगर जहाँ पे भी आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है वो सेम टू सेम एक बढ़ा रहा है, यानी P के बाद Q आता है तो उसको लिखेंगे, R के बाद S, O क्या है, O आपका वॉवेल है, यानी AEIOU ये वॉवेल है, तो जहाँ भी आपका वॉवेल आएगा वो प्लस 2 जोड़ेगा, जैसे कि O के बाद P आता है लेकिन एक और बढ़ा करके OPQ, एक गैप करके यानी 2 जोड़ा गया, इस तरह से कह सकते हैं। T के बाद U, E के बाद देखिए फिर से आपका E एक वॉवेल है, तो वॉवेल में क्या है EFG, एक गैप करके एक और ऐड किया गया, इस तरह से। I भी वॉवेल है तो IJK यहाँ पे लिखा गया, तो समझ में आ गया। डायरेक्ट हम चलते हैं अपने प्रश्न पे, क्या पूछा जा रहा है, REMAIN, रिमेन के लिए बताना है, स्पेलिंग दे लेते हैं, REMAIN रिमेन, ठीक है। तो क्या है, R एक कॉन्स्टेंट, तो R के बाद क्या, R के बाद S, E देखिए फिर से आपका आ गया वॉवेल, तो इसमें क्या है EFG करेंगे, तो ऑप्शंस मिल रहा है, इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शंस पे। चलिए C और D में मिल रहा है, M के बाद N आएगा, लड़ रहा है, चलिए यहीं पे हमारा राइट आंसर निकल गया, ऑप्शन C हो गया करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या, अगला सवाल है 2 4 3 6 8 7 9 7 8 और लास्ट में है 4 5 6। इन चारों में से हमें बताना है कि बताइए कि विषम अक्षर या फिर जो कि लेटर कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 + 4 = 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा, समझ में आ गया ना कैसे। स्टार्टिंग के 2 और 4 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया गया, 4 और 2 6, 6 का आधा 3 होता है, 8 और 6 14, 14 का आधा 7 होता है, 9 7 16, 16 का आधा 8 होता है। लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, 4 5 9, 9 का तो आधा भाई 4.5 होगा, यहाँ पे 6 है, तो ये आपका गलत है, सही आंसर डी को टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद एक और प्रश्न है, रीजनिंग का सवाल देखिए क्या है। रीजनिंग के सवाल मैंने ज़बरदस्त वाले लेते हैं, क्योंकि सिंपल वाले तो सभी लोग कर ही लेते हैं, इसमें क्या है आप थोड़ा सा ज़बरदस्त वाला करिए। बताइए ये जो पैटर्न फॉलो किया गया इसमें से कौन सा पैटर्न ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैच करेगा और वही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 10, और 10 में 3 से गुना किया गया तो 30। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसका आपका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड करना है तो बीच वाला संख्या आएगा। अब ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसी तरह से हम लोग ऑप्शंस में भी देखेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 12 तो वैसे भी किसी का स्क्वायर नहीं है तो ऑप्शंस कट गया, 14 भी नहीं है, 16 और 64 तो आ रहा है। तो चलो सी पे चेक करते हैं पहले, सी क्या है 64,
64 नहीं, पहले 16 है, 16 है, 48 है और 64 है। इसको पहले देख लेते हैं। तो ये 4 और ये 8, यानी 8 और 4 12, 12 गुने 3 करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 से गुना किया, तो ये 36 होना चाहिए था, लेकिन 48 से 4 से गुना किया गया, तो सी होगा नहीं। तो बचा ऑप्शन डी, वैसे भी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन हमें चेक करना है। 9, 24 और कितना है लास्ट में 25। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, तो 3 और 5 8, और 8 को 3 से गुना करते हैं तो 24 आ जाएगा। बस काम खत्म हो गया, पैटर्न हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी पे जाएगा। तो बस आज हमारे पास इतने सारे सवाल थे, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको कैसा लगा, साथ में आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अच्छे तरीके से मैथ्स की प्रिपरेशन करिए। और रही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दिवाली ऑफर चल रहा है हमारे सारे कोर्सेज पे, जो कि काफ़ी कम कीमत के साथ, तो आप लोग जा करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं बहुत ही कम कीमत में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना है, यानी लॉगिन वगैरह करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको थर्ड सीजीएल, ये तो मैं आपको थर्ड सीजीएल का बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो भी कोर्सेज देना हो आप उसको ले सकते हो। मैथ्स चैप्टर वाइज भी अलग कोर्स है, और इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस मिलती है, तो वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और अब हमारे सभी कोर्सेज पे क्या है कि प्रिंट का ऑप्शंस भी दे दिया गया, आप चाहो तो प्रिंट आउट करा सकते हो। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।